और इन दोनों इंडक्टर्स के क्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया, ये ए एंड बी है, ए एंड बी। ऐसे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि भाई मान लिया कि इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, कोई बैटरी हमने कनेक्ट किया है, स्विच क्लोज किया है और इसके क्रॉस करंट फ्लो हो रही है। तो ये अगर इसके इक्विवेलेंट है तो इसमें हम करंट फ्लो करते हैं, ध्यान से सुनोगे कि इसमें करंट फ्लो होने से, करंट चेंज होने से जितना बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वर्ड हम मैंने यूज किया बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मतलब क्या करता है, करंट चेंज का अपोज जो करता है उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। कई बार कि बैक ईएमएफ जनरेट क्यों होता है कि करंट फ्लक्चुएट हुआ तो इंडक्टर एक बैक ईएमएफ जनरेट कर दिया जो अप्लाइड ईएमएफ से अलग है। इस पॉइंट को डिफरेंशिएट करने के लिए कि अप्लाइड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ को कई बार बैक ईएमएफ भी बोला जाता है। तो यहां से करंट चेंज हुई तो ये क्या हो रहा है, जितना बैक ईएमएफ जनरेट कर रहा है L1 L2 मिलके, उतना ही वो L इक्विवेलेंट भी जनरेट कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस हमें करंट का अपोज उतना ही फील होगा, तभी तो दोनों सिस्टम सेम टाइप के होंगे। कि ये जितना अपोज कर रहा है भाई दूसरा भी उतना ही अपोज करेंगे, तभी तो कहेंगे हाँ दोनों सेम टाइप के हैं, सेम है। दो पर्सन सेम कैलिबर पे गए, एक चाटा उसने मारा दूसरा भी मारा, सेम टाइप का चाटा। सम तो ये जो है सेम सेम टाइप का बैक ईएमएफ दोनों जनरेट कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेट कर देना है। अब सीरीज में जो है करंट सेम है, सीरीज में करंट सेम है तो यहाँ से तुम इक्वेशन लिख लोगे, वी ए करंट के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस L1 di/dt। भाई जो करंट यहाँ पे चेंज होगी वही करंट यहाँ भी चेंज होगी, फिर यहाँ से आएंगे माइनस L2 di/dt, L2 di/dt इज इक्वल टू वी बी, यहाँ से आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 है ये, क्या ये V2 लिख दिया आपने, तो L1 प्लस L2 इंटू di/dt, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से लिखेंगे वी ए माइनस आई नहीं है माइनस L इक्वलेंट इंटू di/dt इज इक्वल टू वी बी, पहुंच गया, ये हो गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू L इक्वलेंट di/dt, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट कर देंगे, यहां से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसा है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसा है। L इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2, मतलब मल्टीपल होंगे तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, जैसा रेजिस्टेंस वैसा ही इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस का क्या होता है भाई, कैपेसिटेंस का रिवर्स होता है। तो हमारे जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेम है, R एंड L बिल्कुल सेम टाइप के। कैपेसिटर और स्प्रिंग, अगर याद होगा बचपन में पढ़ा होगा स्प्रिंग, ये दोनों के कॉम्बिनेशन सेम टाइप के होते हैं। कैपेसिटर में भी पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, पैरेलल में, रेजिस्टेंस में सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है। तो अब सीरीज का फॉर्मूला जान गए हो तो पैरेलल का भी फॉर्मूला जान ही जाओगे, वैसे ही रिलेट कर लोगे, इसका याद रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो ही लेते हैं, उसको जनरलाइज कर लेंगे। यहाँ पे L1 L2 है, L1 L2 कनेक्टेड है, अब 2 हेनरी 3 हेनरी जो भी दिया हुआ रहेगा ऐसे हम ऐड कर देंगे यहाँ से। तो करंट यहाँ से आ रही है, दोनों के क्रॉस क्या होगा, बैक ईएमएफ सेम होगा। करंट यहाँ पे डिवाइड होगी, करंट सेम नहीं होगा, करंट की रेट ऑफ चेंज सेम नहीं होगी। ये I1 है और यहाँ से जो है करंट I2 जा रहा है, ये L2 है, तो इसका इक्विवेलेंट हम क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है A है और ये पॉइंट B है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, या बैक ईएमएफ किसी भी मोमेंट पे सेम होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है इंडिविजुअल के क्रॉस। तो ये हो गया हमारा L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ I, ठीक है। अब यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ऐसे चेंज कर देंगे di/dt, डिफरेंशिएट कर दिया di1/dt प्लस di2/dt। अब di/dt की वैल्यू को यहाँ से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी
इज इक्वल टू एल इक्वलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। क्या बात ठीक है? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और यहां से अगर हम इक्वेशन लिखते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी, इसके लिए लिखते हैं वी ए माइनस वी बी का इक्वेशन हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एल वन इंटू डी आई वन बाई डी टी लिख सकते हैं। आई वन में चेंज, डी आई वन बाई डी टी, एल वन इंटू डी आई वन बाई डी टी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। फिर नेक्स्ट हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एल टू इंटू डी आई टू बाई डी टी इंटू 3। ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पुट कर देंगे डी आई बाई डी टी, ये पुट कर दिया डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी ए बी बाई एल इक्वलेंट। वी ए बी कैंसिल आउट है। क्या इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो समझ में ना आए? 1/L1 प्लस L2 बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसा है, हमें ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला जानना था तुम्हें तो थोड़ा सा बस इलेबरेट कर दिया और कुछ नहीं है। आई बस समझ में? सीरीज पैरेलल। तो ये था हमारा सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टर। इसके बाद हमारे दो सर्किट हैं वो सर्किट हम आज उसको नहीं करेंगे। इंडक्टर के सर्किट की ये हो गया इंडक्टर के इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन नोट्स में थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होगा। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल। तो एनसीईआरटी वाइज एक ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे अभी हमारे तीन पोर्शन बच गया है। म्यूचुअल इंडक्शन, एलसी सर्किट एंड एलआर सर्किट। जैसे आरसी पढ़ा था ना, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एलसी आएगा, उसके बाद एलआर है नहीं सिलेबस में। एलआर सर्किट इंडक्टर जैसे आरसी पढ़ा था, आरसी उसी टाइप का वो भी नहीं था, ये भी नहीं है, तो ये चीज हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ एलसी है और ये है म्यूचुअल है। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। क्यों नहीं चाहते हुए भी कंप्लीट हो रहा है? सोच रहे हो क्या थे तो कुछ ज्यादा सर जल्दी चल रहा है? नहीं, तो म्यूचुअल इंडक्शन है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा क्या होता है। देखो एक लूप है, ये एक लूप है और इसके पड़ोस में एक लूप है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम डायरेक्शन देख सकते हैं। डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन जो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी ये। तो फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो ये टोटल फील्ड लाइंस तो ऐसे डाइवर्ज होंगी, तो ऐसे ऐसे आएगा यहाँ पे ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है, क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। तो अब यहां से क्या ये सारी लाइंस जाएंगी? सारी लाइंस तो नहीं जाएंगी, कुछ लाइंस यहां से चली गई। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि अगर 100 लाइंस है, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इससे कितनी जा रही है? कुछ 30-40 टाइप की जा रही है। तो अब ये बोलेंगे दीज टू लूप्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, कि ये जो है आपस में चुंबकीय शक्ति से जुड़े हुए हैं, मैग्नेटिक लिंकेज है इनमें, कि एक के करंट, एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के फ्लक्स को अफेक्ट कर रहा है, इसके फ्लक्स को, लूप 2 के फ्लक्स को अफेक्ट कर रहा है। तो अब इसमें तुम थोड़ा लेंज लॉ से ये सोच के बताओ कि इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी अगर ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है ऊपर से, लूप के ऊपर से,
लूप के ऊपर से देख रहा है, आएगा ये डायरेक्शन पूछ देगा कि दो है एक में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से करंट इस सेंस में फ्लो हो रही है और करंट इंक्रीजिंग है। हम मानते हैं कि यहाँ से करंट इंक्रीजिंग है। तो इस लूप में जो सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर होगी? क्लॉकवाइज। और बताओ भाई, करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ये जो ऑब्जर्वर देख रहा है उस ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रॉस में दिखाई देगा? ऐसे देख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे, यहाँ से जो लूप है यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, तो ये दूसरा ये फील्ड एंटर कर रहा है ना, तो उसको क्या दिखाई देगा? नीचे फील्ड जाता हुआ, तो क्या दिखाई देगा? क्रॉस। क्रॉस। करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा, फील्ड बढ़ रही है, फील्ड बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में? क्रॉस इंक्रीजिंग है। क्रॉस इंक्रीजिंग के लिए वो क्या करेगा? डॉट में अपोज करेगा, तो डॉट में करंट इंड्यूस होगी। डॉट में करंट का मतलब क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है, इसीलिए ये किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। क्या बात आई समझ में? तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, इसमें ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देता? इसमें ऑब्जर्वर को टुवर्ड्स आ रहा है ना, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। तो अगर इस फर्स्ट लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट है और इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही है, करंट डिक्रीजिंग है, तो हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो जा रहा है। यहाँ पे हमने कुछ भी म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्शन कुछ नहीं अप्लाई किया, जो बेसिक हमारा पहले का है वही है कि अगर एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो दूसरे में जाएगी और वहां से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने से इस लूप में करंट इंड्यूस होगी। करंट इंड्यूस तुम बता पा रहे हो फ्लक्स चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? तो देर इज अ लिंकेज बिटवीन लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। It is the property of any system of loop by virtue of which one loop opposes the flux change in other loop. नहीं, one loop opposes the flux change due to the current change in other loop. कि फ्लक्स चेंज जो है एक में अफेक्ट होगा, इसको लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम और सर्किट। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल induction is the property by virtue of which any loop इसको हम बोल सकते हैं any loop opposes the current change in neighboring loop or nearby loop. कि mutual induction is a property by virtue of which any loop opposes the current change in neighboring loop or nearby loop. कि अगर यहाँ पे जो है कैसे, क्यों? इट इज द प्रॉपर्टी, ये दोनों जो है कि ये जो है करंट चेंज का अपोज करेगा, कैसे? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करके। कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी लूप अपोजेस द करंट चेंज इन नेबरिंग लूप और नियर बाई लूप। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ लूप और सर्किट। दो सर्किट की एक पेयर की प्रॉपर्टी है, ये पेयर की प्रॉपर्टी है।
तो जब पेयर की प्रॉपर्टी है तो किसी एक को भी हम क्या बोल सकते हैं उस पेयर में। और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है, दिस म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज मेजर्ड it is measured in terms of it is measured in terms of coefficient of mutual inductance, mutual inductance, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसकी एसआई यूनिट भी हेनरी होती है। एसआई यूनिट इसको जो है हेनरी होती है। वही बकवास पॉइंट कि हेनरी बहुत लार्ज होती है, इसीलिए हम छोटी यूनिट यूज करते हैं, जो मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो समझे क्या है, वही जो बोला था कि सेल्फ में करंट चेंज हुआ, पड़ोसी में करंट चेंज हुआ तो वो म्यूचुअल हुआ, सेल्फ में करंट चेंज हुआ तो वो सेल्फ हुआ। खुद के चेंज का अपोज, मेरा करंट चेंज ना हो, करंट मेंटेन रखना चाहता है, और दूसरे में करंट चेंज ना हो, तो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं ऐसे। तो ये जो लूप था, ये जो लूप था जिसमें हमने करंट चेंज देखा था, करंट चेंज देखा था, करंट चेंज, और ये सेकेंड लूप था, सेकेंड लूप था, सेकेंड लूप, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। यहाँ पे भी था, यहाँ से हमने देखा था कि ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, तो ये आपस में मैग्नेटिक लिंकेज है। तो एक पेयर की प्रॉपर्टी है, तो उस पेयर में एक लूप को बोलते हैं प्राइमरी लूप, प्राइमरी, प्राइमरी, और ये हो जाएगा सेकेंडरी। कहोगे अरे सर ये पता कैसे चला कि ये प्राइमरी है? प्राइमरी एक कोई भी होगा, दूसरा सेकेंडरी हो जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इच्छा है, इससे खुश है तो ये प्राइमरी हो जाएगा, इससे खुश है तो ये प्राइमरी, जो भी हम नाम देना चाहें वो प्राइमरी हो जाएगा। प्राइमरी में करंट है I1, प्राइमरी में करंट I1 है, और ये जो है इसमें करंट I2 है। ठीक है, प्राइमरी में करंट हम असाइन असाइन कर देंगे, हमने असाइन कर दिया इसमें कि I1 करंट है, दूसरे में I2 करंट है। I2 करंट क्या इंड्यूस्ड करंट नहीं, I2 इंड्यूस्ड करंट बिल्कुल नहीं। I1 एक लूप है, उसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, दूसरे में I2 फ्लो हो रही है, I1 I2 दोनों चेंज होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ज्यादा टेंशन में आ रहे हो, टेंशन मत आओ, क्या चल रहा है, तो कुछ ज्यादा हो रहा है, आराम से, बहुत आसान चीज तो है। खुद में करंट चेंज का अपोज होना, करंट चेंज क्यों अपोज हो रहा है? फ्लक्स चेंज की वजह से, फैराडे लॉ की वजह से, उसे एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। अब म्यूचुअल आसपास भी जो है, आसपास से भी इफेक्ट पड़ रहा है, आसपास के सर्किट का भी, तो वो हमने देखा कैसे। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें म्यूचुअल इंडक्शन अगर नहीं भी जानेंगे तो भी बेसिक से हम आंसर दे लेंगे कैसे कैसे क्या होगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? ये प्रॉपर्टी है किसी भी लूप की, जिसके वजह से वो दूसरे के करंट चेंज का अपोज करता है, उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस से मेजर करते हैं, और ये पेयर की प्रॉपर्टी है, प्राइमरी और सेकेंडरी पेयर की। तो हम इसमें क्या लिखते हैं कि जो फ्लक्स ऑफ 2 है, फ्लक्स 2 का, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, 1 की करंट से 2 का फ्लक्स लिंक्ड है, फाई 2 इज इक्वल टू I1। तो यहां से हम लिखेंगे फाई 2 I1, I1 की करंट से इस पे है, तो इसको क्या प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, ये तो पेयर की प्रॉपर्टी है, 2 के फ्लक्स को हम देख रहे हैं भाई, 2 के फ्लक्स मेजर कर रहे हैं, तो ये बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसकी करंट, इसका फ्लक्स इसके करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम यहां से देखें I2 के लिए देखें तो सेम टाइप का लिख सकते हैं रूल, सेम टाइप का लिख सकते हैं यहाँ पे, जो फाई 1 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। अब 1 छोड़ देते हैं, 2 से भी कुछ लाइंस आ रही होंगी इधर, तो 2 की लाइंस जो 1 में आ रही हैं वो फाई 1 दे रही हैं, तो फाई 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो इट इज इक्वल टू M12
I2। ऐसा है। तो जब ये पेयर की प्रॉपर्टी है, तो इस पेयर की प्रॉपर्टी के लिए यहां से अगर हम देखेंगे, अच्छा ये बताओ कि अगर तुमसे डिपेंडेंसी पूछा जाएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर दिस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स, तो थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ बता पाओगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देख के क्या अच्छा ये सीधे ऑप्शन ही पूछ लेते, क्या सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? सेपरेशन के ऊपर, हाँ दो सर। दो लूप के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। हाँ सर करेगा। दो लूप हैं भाई, अगर दोनों आसपास हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस दोनों में चली जाएंगी, यहाँ से निकल के यहाँ आ रही हैं। डिस्टेंस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो 100 लाइंस से मान लो 30 लाइंस आ रही थी, अब केवल 10 लाइंस ही जाएंगी, बाकी सारी उसको क्रॉस कर जाएंगी। और दूर लेके चले जाएंगे, इनफाइनाइट सेपरेशन, आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नो म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर ऐसा देखो कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन है तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? भाई I1 में हमने करंट भेज दिया, I1 में करंट भेजा, और लूप 2 इनफाइनाइट पे है, तो वहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, मान लो जो लूप 2 है, लूप 2 के साइज को हम बड़ा कर देते हैं, उसके साइज को बड़ा कर देते हैं, छोटा सर्किल था अभी बड़ा सर्किल कर देते हैं, तो ज्यादा फील्ड लाइंस आएंगी, ज्यादा फ्लक्स होगा, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट पे ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट पे ज्यादा फ्लक्स होगा। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? रिलेटिव साइज पे, रिलेटिव पोजीशन पे। शेप एंड साइज मीडियम, तो हम ऐसे डिपेंड कर सकते हैं कि जो m है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन कौन सा? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मीडियम, जिस पे L डिपेंड करता था। L क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा ठीक है, तो ये जो म्यूचुअल है, म्यूचुअल भी डिपेंड कर रहा है किस पे? ज्योमेट्री पे। छोटा रिंग लें, बड़ा रिंग लें, ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा। मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, किस मीडियम में प्लेस्ड है, अभी कैलकुलेट भी करेंगे उसको। और ओरिएंटेशन और रिलेटिव पोजीशन, दो लूप की बात है ना, तो दो लूप की जो है रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो अब ये लगेगा कि यार ये तो दो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक पेयर की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमारे उससे होता है M21 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M। पेयर की प्रॉपर्टी है, किसी भी साइड से हम मेजर करें वो सेम आएगा, वन में करंट सेंड करके, क्योंकि एक पेयर की प्रॉपर्टी उस पेयर के लिए सेम होगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था, वो क्या है? दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम बोल देते हैं ऐसे कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेम हुए, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम की M21 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M। तो इसमें क्या करना है हमें कि जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी अगर फाइंड करना है तो φ1 फाइंड करेंगे इज इक्वल टू MI2 फाइंड करेंगे जो भी है, और φ2 फाइंड करेंगे इज इक्वल टू MI1 फाइंड करेंगे, और दोनों में से रेशियो ले लेंगे, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। अब यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ जो जनरेट होगा, वन में कितना जनरेट होगा? तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी φ1/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ MI2, और E2 सेकेंड में कितना जनरेट होगा? ये तो हो गया गलत, क्या गलत हुआ भाई?
अबे इधर भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, सो रहे हो? अरे ये तो यार एक्सपोनेंशियली डिके क्या होता है कि एक लूप में किसी को प्राइमरी लेते हैं, प्राइमरी में करंट एज्यूम करते हैं, उससे सेकेंडरी का फ्लक्स फाइंड करते हैं, और फाई टू बाई आई वन करने से हमें क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब इसमें थंब रूल ये है कि मैं हमें प्राइमरी ऐसे सेलेक्ट करना है कि सेकेंडरी का फ्लक्स कैलकुलेशन हमारा इजी हो। प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे भी हम कैलकुलेट करेंगे आएगा सेम, लेकिन किसी केस में क्या है कि ले लेने से डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें। तो जब हमारे पास चॉइस है, फ्रीडम है कि एम तो सेम ही होना है, किसी भी तरीके से करें, तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि हमारा फ्लक्स का कैलकुलेशन इजी हो। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स N1। क्या करेंगे इसमें, अगर थोड़ा सा क्या करेंगे, बाहर वाले लूप में हम ले लेंगे, बाहर वाले को प्राइमरी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इनसाइड रीजन में। इनसाइड में जो रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसमें ये छोटा वाला सोलेनॉइड आएगा, छोटे वाले सोलेनॉइड से हम फ्लक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है मान लिया कि ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ये जो है सेकेंडरी है। दो कॉइल होना जरूरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब प्राइमरी में हमारी हमारी इच्छा है भाई कैसे ले लिया, ले लिया, मान लिया यहाँ से हमने करंट प्राइमरी मान लिया I1। I1 की वजह से क्या जनरेट होगा, B1। I1 की वजह से जनरेट होगा B1। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट, वैक्यूम है यहाँ पे, सब कुछ वैक्यूम है, म्यू नॉट N1, म्यू नॉट N1, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1। अच्छा, अब प्राइमरी लिया है तो ये कन्वेंशन थोड़ा सा इनर वाले को N1 डिनोट कर दिया ना, ये बाहर वाले को हम मान लेते हैं N1 है, इसको जो है इनर वाले को N2 ही रहने देते हैं, और ये है N1। नंबर ऑफ टर्न्स इनर आउटर करना था, बट चलो इसमें अगर 1 ले लिया तो इसको हम N1 ले लेंगे, N1 म्यू नॉट N1 इंटू I1। फाई टू, अब हमें फाइंड करना है फाई टू सेकेंडरी के थ्रू। बताओ भाई फाई टू, अब मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना, ऐसे एक्सिस है तो यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये जो V2 है ऐसे, तो जो सर्कुलर सेक्शन होगा वहां से टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा भाई टोटल फ्लक्स, कोई बता पाएगा? व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? एक फ्लक्स का एरिया, एक एक सेक्शन का, एक टर्न का एरिया, सिंगल टर्न का एरिया, वो हो जाएगा कितना, सेकेंडरी लूप है हमारा तो A2, ठीक है, A2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड क्या, B1, B1 इंटू A2, ये हुआ सिंगल टर्न के थ्रू फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। टोटल ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स हमने ले लिए N2। तो ऐसे लिख लेना सोच के, फाई टू इज इक्वल टू A2B1 इंटू N2, A2B1 इंटू N2। अच्छा ठीक है भाई, तो अब पुट कर देना है फाई टू इज इक्वल टू व्हाट इज A2, A2 को A2 ही रहने देते हैं, ये म्यू नॉट जो है N1I1, म्यू नॉट N1I1 इंटू A2 इंटू N2 इंटू A2 इंटू N2। तो नंबर ऑफ टर्न्स ये हो गया, तो जो M12 है, M12 यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे फाई टू बाई एम इज इक्वल टू, एम इज इक्वल टू फाई टू बाई I1, सेकेंड का फ्लक्स और फर्स्ट की करंट। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2, A2। अब ये तो हो गया, अब इसको थोड़ा सा याद रखने वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए। तो ये हो जाएगा, हमने क्या किया था वहां पे आया था, देखो डायमेंशनली देखो दोनों सेम है, क्योंकि वहां N² वहां भी आया था। क्या किया था वहां पे, लेंथ से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। तो म्यू नॉट ये स्मॉल N1 क्या है, कैपिटल N1 बाई L। तो इसको ऐसे लिख लें, अगर ऐसे हम लिख लेते हैं कैपिटल N1 के टर्म्स में, तो म्यू नॉट N1 N2 इंटू स्मॉलर का एरिया डिवाइडेड बाई L, ठीक है। और
L1 L2 से L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, L से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखोगे म्यू नॉट N1 N2 इंटू वॉल्यूम स्मॉलर वाले का V2, A2 और V2 स्मॉलर का, म्यू नॉट N स्क्वायर था, यहाँ पे दो पेयर हैं तो N1 N2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको रहने देते हैं, म्यू नॉट N1 N2 इंटू स्मॉलर का वॉल्यूम V2, ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब इससे हमारे कुछ कंक्लूजन्स हैं। कुछ कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि मान लो दोनों ओवरलैपिंग होते, समझ रहे हो, दोनों ओवरलैपिंग होते अगर, लास्ट पॉइंट है भाई, थोड़ा सा एफर्ट दे दो बस, दोनों अगर एग्जैक्टली ओवरलैपिंग होते, मतलब एक के ऊपर ऐसे वायर एक ऐसे गया और दूसरा हमने एक वायर उसी के ऊपर ऐसे 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 कर दिया, ये जो है सिलेंडर है, दोनों ओवरलैपिंग मतलब क्या है, एक बार वायर ऐसे 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 गया, एक कंप्लीट हो गया, सेकेंड कॉइल उसी सेम, बट आपस में वो इंसुलेटेड है वायरिंग, ऐसा नहीं कि सबको सब एक ही में जोड़ ही देंगे तब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वो जो पाइप जो वायर है वो वायर कोटेड है, इस टाइप का कुछ है, ऐसे कुछ कुछ कोटिंग है इसमें, तो एक के ऊपर जो कोटिंग है और सेकंड दोनों अगर सेम होंगे तो हम यहाँ से कंक्लूजन ऐसा लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम जो V1 इज इक्वल टू, इफ बोथ आर सेम तो V1 इज इक्वल टू V2, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V फॉर ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग सोलेनॉइड सोलेनॉइड ओवरलैपिंग और सेम बिल्कुल, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू V, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L1 क्या होता, म्यू नॉट N1 स्क्वायर। ठीक है भाई, जिसको डाउट होगा वो नेक्स्ट में रिज्वाइन करेगा, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है। नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे ड्यू टू एग्जाम्स, तो इस बीच में बाकी लोग के लिए जिसको कुछ काम नहीं है उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट रखेंगे, टेस्ट ऑनलाइन होगा, जो नहीं दे पाएंगे वो बाद में दे सकते हैं अपने एग्जाम के बाद, टेस्ट वहाँ पे टेलीग्राम में रहेगा, और जैसे ही टेस्ट जाता है उसको इमीडिएटली खत्म करने की कोशिश करना है, म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू V और ऐसा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, L2 हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट L2 स्क्वायर V। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं, L1 L2 जो है स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2।